बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद फुरकान। वेलकम बैक टू द जर्नी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर हम वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ रहे थे और बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर हमने एसेट बेस्ड वैल्यूएशन और डिफरेंट वैल्यूएशन टेक्निक्स पहले कवर की थी। अब सर हम इनकम बेस्ड वैल्यूएशन का टॉपिक हमारा आज कवर करने वाला है, जिसमें इनकम बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो इनकम की बेस पे किसी भी बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे की जाती है उसके अंदर हम देख लेते हैं। उसके अंदर मेनली आपके पास तीन चीजें हैं और इस पूरे वैल्यूएशन के टॉपिक के अंदर मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट एरिया और सबसे क्विक एरिया है कि इसको बहुत ही इजीली कवर किया जा सकता है और बहुत ही क्विकली कवर किया जा सकता है। तो लेट्स फोकस। सर इनकम बेस्ड वैल्यूएशन में तीन चीजें हमारे पास। नंबर वन थिंग, पी रेशियो मेथड, ठीक है। एक तो पी रेशियो मेथड है, ठीक है, अर्निंग यील्ड मेथड है और डिविडेंड यील्ड मेथड है। सर ये जितने भी हमारे पास रेशियोज आ रहे हैं, पी रेशियो, अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड, ये एज अ मेथड यहाँ यूज हो जा रहा है, ठीक है। रेशियो को ओरिजिनल फॉर्म, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसके नंबर्स को किस तरह गेज करते हैं, किस तरह एनालाइज करते हैं, किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, वो हम सेपरेट टॉपिक में आगे जाके इसको ओरिजिनल फॉर्म में डेफिनेटली पढ़ेंगे। बट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन हियर हम इसको एज अ मेथड यूज कर रहे हैं। तो हम इसको कह रहे हैं पीई रेशियो मेथड, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, ठीक है। एज अ मेथड यहाँ यूज हो रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल इसके अपने रेशियोज हैं, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, उनके रिजल्ट्स को किस तरह हम पढ़ते हैं, किस तरह उस पर डिसीजंस वगैरह लेते होते हैं, तो वो हम ओरिजिनल फॉर्म में इसको लेटर ऑन पढ़ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसको एज अ मेथड यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। ऐसा स्टार्ट करते हैं पी रेशियो मेथड। पी रेशियो मेथड क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। इन सिंप्लिसिटी फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन हम ये समझ रहे हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब ये है कि एक शेयर की, एक रुपए की अर्निंग के पीछे इन्वेस्टर कितने पैसे देना चाह रहा है, कितने टाइम ज्यादा पैसे देना चाह रहा है। एक रुपए की अर्निंग के पीछे अगर इन्वेस्टर 5 रुपए देना चाह रहा है तो वो 5 टाइम्स हो गया। पीई रेशियो का रिजल्ट हमेशा टाइम्स के अंदर आता है। पीई रेशियो का रिजल्ट हमेशा टाइम्स के अंदर आता है। 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। जितना टाइम ज्यादा होगा उतना इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उस शेयर पे ज्यादा होगा। अगर एक शेयर 1 रुपए की अर्निंग फॉर सपोज अर्न कर रहा है, ठीक है, और इन्वेस्टर उस पर 5 टाइम्स देना चाह रहा है, उस 1 रुपए की अर्निंग को वो लेने के लिए, 1 रुपए की अर्निंग को परचेज करने के लिए वो 1 रुपया नहीं दे रहा, वो 5 रुपए दे रहा है। तो इसका मतलब सर वो 1 रुपए की अर्निंग पे इतना कॉन्फिडेंस रखता है, उतना कॉन्फिडेंट है वो कि वो उसके लिए 5 टाइम्स ज्यादा पैसे देना चाह रहा है। 5 टाइम्स ही इज मोर विलिंग टू पे फॉर दैट 1 रुपीज अर्निंग पर शेयर। तो सर जितनी अर्निंग ज्यादा होती है उसका इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उस कंपनी पे, उस शेयर पे ज्यादा होता है। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेशियो स्टॉक मार्केट के अंदर, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर, ये आपको हर जगह, हर ब्रोकरेज हाउस में, डिफरेंट जगहों पे मिलेगा इस तरह कैपिटल मार्केट्स के अंदर कि पीई रेशियो क्या होता है। पीई रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टर्स को बहुत सीरियसली दे रहा होता है कि पीई रेशियो से आपको पता लगता है कि मार्केट उस शेयर पे कितनी कॉन्फिडेंट है, इन्वेस्टर उस शेयर को कितना वैल्यू कर रहा है, कितने ज्यादा पैसे देना चाह रहा है। डेफिनेटली अगर एक चीज की अर्निंग 1 रुपए की हो तो डेफिनेटली 1 रुपए देना चाहिए आपको उसको खरीदने के लिए, लेकिन उसको 5 रुपए से 5 टाइम ज्यादा दे रहा है, 10 टाइम ज्यादा दे रहा है, 20 टाइम ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंट बहुत है, वो ही इज ओवर कॉन्फिडेंट और ही इज कॉन्फिडेंट इनफ ऑन दैट शेयर कि ये शेयर इतना ज्यादा आगे फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तभी वो इतनी ओवर प्राइस कर रहा होता है उसको। तो आई होप पीई रेशियो का आपको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, पीई रेशियो क्या इंडिकेट करता है, इन्वेस्टर के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमें यहाँ एज अ मेथड इसको यूज करना है। एज अ मेथड वैल्यूएशन के लिए हम क्या करते हैं सर? वैल्यूएशन के लिए हम अपनी किसी भी कंपनी की जो जिसकी भी वैल्यूएशन करानी है, उसकी शेयर प्राइस निकालनी है, तो इसमें इस मेथड को किस तरह यूज किया जाता है? सर इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं? पीई रेशियो लेते हैं किसी भी कंपनी का, किसका लेते हैं बताऊंगा मैं आपको, और मल्टीप्लाई करते थे हमारी टारगेट कंपनी से। अगर मेरे पास एक टारगेट कंपनी इस वक्त है और मुझे इसकी शेयर की वैल्यूएशन निकालनी है यूजिंग इनकम बेस्ड वैल्यूएशन और टू बी वेरी स्पेसिफिक यूजिंग पीई रेशियो मेथड। तो सर मेरे पास टारगेट कंपनी है, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, शेयर प्राइस इज इक्वल्स टू पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय ईपीएस, मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। पीई रेशियो मल्टीप्लाई, सर पीई रेशियो किसका होगा? पीई रेशियो टारगेट कंपनी का होगा? नहीं, पीई रेशियो हमेशा प्रॉक्सी का होगा। प्रॉक्सी सर वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने रिस्क एडजस्टेड वैल्यू में पढ़ा था कि प्रॉक्सी दो चीजें हो सकती हैं, या तो टारगेट कंपनी की किसी भी लिस्टेड कंपनी का कंपैरेटर, ठीक है, टारगेट कंपनी में, टारगेट कंपनी की जो इंडस्ट्री है उसमें कोई लिस्टेड कंपैरेटर हो, या फिर उस इंडस्ट्री का कोई एवरेज पीई रेशियो हो। टारगेट कंपनी का खुद कुछ भी ना हो। पीई रेशियो क्या होता है? उसकी कोई उसका कोई लिस्टेड कंपैरेटर का नंबर हो, ठीक है, उसका कोई लिस्टेड कंपैरेटर का नंबर हो टारगेट का, या फिर उसकी इंडस्ट्री का एवरेज हो। जो रिस्क एडजस्टेड ट्रैक में कॉन्सेप्ट पढ़ा था एग्जैक्टली सेम है। और ईपीएस किसकी ईपीएस से मल्टीप्लाई करना है सर? टारगेट की अपनी ईपीएस से मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा टारगेट है, जिस कंपनी को हम एक्वायर करना चाह रहे हैं, जो हमारी टारगेट कंपनी, उसकी अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो सर फॉर्मूले की लॉजिक इस तरह समझ जाएगी कि देखिए पीई रेशियो क्या है, 1 रुपए की अर्निंग के लिए वो कितने पैसे पे करना चाह रहा है।
उस इंडस्ट्री के अंदर उस इंडस्ट्री का पी रेशियो में देख रहा हूँ कि 1 रुपए की अर्निंग के लिए वो 5 रुपए देना चाह रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो टारगेट कंपनी है उसका ईपीएस कितना है, उसका उसके पर शेयर अर्निंग कितनी है। तो अगर डेफिनेटली अगर 1 रुपए की अर्निंग पे इन्वेस्टर इतना देना चाह रहा है तो टारगेट कंपनी भी सेम इंडस्ट्री का पार्ट है। टारगेट कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो डेफिनेटली मेरे पास उस पर शेयर टारगेट कंपनी की वैल्यू आ जाएगी। तो सर इसमें क्या सीन है, इसमें सिंपली ये है कि ईपीएस जो होगा टारगेट कंपनी का होगा, जो जिसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है, पर शेयर सारी चीजें, और पी हमेशा प्रॉक्सी का होगा, पी हमेशा प्रॉक्सी का होगा। और इससे रिजल्ट निकल के आएगा सर पर शेयर सेलिंग प्राइस आ जाएगी किसकी, टारगेट कंपनी की, जिसको मैं एक्वायर करना चाह रहा हूँ। और अगर मुझे पर शेयर वैल्यू मैंने निकाल ली, अगर मुझे टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी निकालनी, टोटल वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी निकालनी, सर मुझे फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ मुझे ये करना है कि जो मेरा ईपीएस है, जो मेरा ईपीएस है ये रिप्लेस होकर टोटल अर्निंग्स बन जाएगा, टोटल अर्निंग्स बन जाएगा। वो पर शेयर पे अर्निंग निकाल रहा था तो पर शेयर की वैल्यू आ रही थी, यहाँ मैंने पर शेयर नहीं किया, मैंने टोटल अर्निंग्स निकाल ली, मतलब मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठा लिया प्रॉफिट एंड लॉस में से टारगेट कंपनी का, और मेरा पी रेशियो मेरा प्रॉक्सी का एक्जैक्टली सेम रहेगा। तो सर रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट मेरे पास उस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मैं वैल्यूएशन के सवाल में मार्केट वैल्यूज भी तो निकाल रहा हूँ सारी, तो उस कंपनी की, उस टारगेट कंपनी की आ जाएगी वैल्यू, आ जाएगी निकल के। अब सर इसकी एग्जांपल देखते हैं, अगेन सेम एग्जांपल जो रिस्क एडजस्टेड वैक में थी मेरे पास, पी रेशियो मेथड। एबेट कंपनी फार्मा सेक्टर के अंदर एक्वायर करने जा रही है ऑयल रिफाइनरी सेक्टर को, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी कंपनी है जो रिफाइनरी में इन्वॉल्व है, रिफाइनरी बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब उसको करानी है वैल्यूएशन, एबेट कंपनी कितने पैसे दे इसकी। अब ऑयल रिफाइनरी कंपनी सर इसमें अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, इसमें अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि डेफिनेटली जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनकी वैल्यूएशन तो बड़ी इजीली हो जाती है, वो P6 पे अवेलेबल भी होती है। वैल्यूएशन के हम यहाँ परस्पेक्टिव अनलिस्टेड कंपनी के पढ़ रहे हैं कि अनलिस्टेड कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करें। तो ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड जो एक कंपनी है वो अनलिस्टेड है, वो लिस्टेड नहीं है। अब यूजिंग पी रेशियो मेथड एबेट कंपनी को क्या करना है, इसकी वैल्यू करानी है। तो एबेट कंपनी ने क्या किया सर, इसकी इंडस्ट्री की कोई लिस्टेड कंपनी उठाई और उसका पी रेशियो उठा लिया। फॉर एग्जांपल पीआरएल, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, जो एक्चुअली लिस्टेड है P6 पे और इसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो मैंने क्या किया, इसकी इंडस्ट्री की लिस्टेड कंपैरेटर उठाया और उसका पी रेशियो उठा लिया, ठीक है। उसका पी रेशियो आया 10 टाइम्स, कितना आया 10 टाइम्स, मतलब 1 रुपए की अर्निंग में, पीआरएल की 1 रुपए की अर्निंग पे एक इन्वेस्टर 10 टाइम्स ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी है, ठीक है। पी रेशियो किसका है सर, प्रॉक्सी का, प्रॉक्सी इस वक्त पीआरएल और पीआरएल की लिस्टेड कंपनी है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, जब 1 रुपए की अर्निंग पे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस मुझे रिफ्लेक्ट हो गया कि 10 टाइम्स है, तो सर मेरी टारगेट कंपनी जो ORL है, ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड, जो एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है 5 रुपए। तो 1 रुपए की अर्निंग के लिए 10 टाइम्स देने के लिए रेडी है, तो 5 रुपए की उसी इंडस्ट्री में अगर 5 रुपए की अर्निंग वाला कोई शेयर है, 5 रुपए की अर्निंग वाली कोई कंपनी है, हमारी एग्जांपल में टारगेट कंपनी ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड है, तो सर मेरे पास इफेक्टिवली मेरे पास शेयर प्राइस क्या बनेगी 50 रुपीज पर शेयर। 1 रुपए की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर 10 रुपए 10 टाइम्स ज्यादा देना चाह रहा है। तो एक कंपनी है और मेरे पास टारगेट कंपनी जो 5 रुपए एक शेयर पे कमा के दे रही है, तो सर डेफिनेटली फिर इन्वेस्टर उसको क्या करेगा, 10 into 5 कर देगा, तो 50 रुपीज पर शेयर आ जाएगी। लेकिन सर मैंने इसके साथ लिखा है ओवर स्टेटेड वैल्यू, ये पर शेयर वैल्यू आई है 50 रुपए, ओवर स्टेटेड वैल्यू। ओवर स्टेटेड वैल्यू क्यों है सर, मैं कर क्या रहा हूँ उस प्रोसेस के अंदर, मैं एक लिस्टेड कंपनी का पीई रेशियो उठा रहा हूँ, उसको बेंचमार्क बना रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। एक लिस्टेड कंपनी का मैंने पीई रेशियो उठाया, उसको मैंने बेंचमार्क बनाया और उसके अकॉर्डिंग मैंने उस बेंचमार्क को अप्लाई कर दिया अपनी टारगेट कंपनी की अर्निंग्स पे, और फिर मैंने एक वैल्यू निकाल ली। उस वैल्यू को मैं ओवर स्टेटेड वैल्यू कह रहा हूँ। वाई सर, लिस्टेड कंपनी का पी रेशियो आपने उठाया, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी के तो बेनिफिट्स ही अलग है। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो ऑटोमेटिकली ट्रेड हो रहे होते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, चीजें नहीं होती, वो तो मार्केटेबिलिटी होती है, पब्लिक में कॉन्फिडेंस होता है, मार्केट में गुडविल होती है, लोग जानते हैं, पब्लिक बहुत टू लार्ज एक्सटेंट लोग उस कंपनी को जानते हैं, उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे। लिस्टेड कंपनी होती है, पास्ट परफॉर्मेंस होती है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस होती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। तो सर इसकी तो बहुत सारी पब्लिक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है और पब्लिक का बड़ा एक वेल नो हाउ होता है इस पे। लेकिन अब आप इसकी चीजों को यूज करके उसके पी रेशियो को, उस इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, जो लिस्टेड कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑलरेडी अवेलेबल है पब्लिक को, उसके रेशियो को यूज करके आप एक अनलिस्टेड कंपनी के, जिसको दुनिया में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, उसकी वैल्यूएशन अगर आप कर रहे हैं, तो सर ये तो लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन ही नहीं हुआ ना, भले सेम इंडस्ट्री के अंदर तो क्या हुआ, लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन ही नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंगली फिर जो वैल्यू निकल के आ रही है सर, वो थोड़ी सी ओवरस्टेटेड है, क्योंकि उस पी रेशियो में वो सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड है लिस्टेड एज अ लिस्टेड कंपनी, जो एक अनलिस्टेड कंपनी में नहीं है।
अनलिस्टेड कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो सर उसके शेयर्स इतना इजीली ट्रेडेबल नहीं है, उसके शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शन होगी ट्रांसफर स्पेस पे, उस पे उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होंगे, वो इतना इजीली ट्रेडेबल नहीं होंगे, लिस्टेड नहीं है, उसमें बहुत सारे फर्दर अप्रूवल्स चाहिए होंगे, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल, डायरेक्टर्स के अप्रूवल, तो सर उसके शेयर्स की मार्केटेबिलिटी इतनी ईजी नहीं है, उसके शेयर्स का एक्सेस लोगों के पास नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो अगर उसके बेंचमार्क को यूज करके मैं अपनी वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वो वैल्यू सर मेरे लिए बिल्कुल एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि मेरी एक अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, और मैं एक बिल्कुल टॉप का बेंचमार्क उठा के अपनी एक अनलिस्टेड कंपनी की वैल्यू कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू थोड़ी सी मुझे क्या करनी पड़ेगी, मजीद डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें वो सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन नहीं है। तो सर उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को कुछ ना कुछ डिस्काउंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। अगेन डिस्काउंटिंग हमारे इस वक्त स्कोप में नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट अ फाइनल वैल्यूएशन। प्रैक्टिकली क्या होता है सर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज किया जाता है पी रेशो मेथड, और स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या मिल गया, 50 रुपीज पर शेयर। अब उसमें फर्दर डिस्काउंटिंग होगी, देखा जाएगा कंपैरिजन किया जाएगा एक्चुअली क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स जो है उसके पास है और इसके पास नहीं है, तो वो सब चीजों की एडजस्टमेंट होगी, कोई ना कोई नंबर ये 50 से भी कम होगा। बट हियर वी शुड नो कि दिस इज द ओवरस्टेटेड वैल्यू, उसके पीछे क्या लॉजिक है और हमने किस बेंचमार्क को उठा के किस तरह अपनी अनलिस्टेड कंपनी की या प्राइवेट कंपनी की वैल्यूएशन की है। ठीक है सर, आई होप इट इज क्लियर नाउ कि किस तरह मैंने वैल्यू निकाली, और टोटल वैल्यू मुझे निकाली हो तो मैं क्या करता, मैं टोटल अर्निंग्स ले लेता, सिंपल। अब आते हैं सर दूसरे मेथड पर, अर्निंग यील्ड मेथड पर। अर्निंग यील्ड मेथड क्या है सर, अर्निंग यील्ड मेथड अगेन फर्दर बाइफिकेट होगा विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ, कि अर्निंग्स में अगर ग्रोथ नहीं है, कांस्टेंट अर्निंग्स है, तो वो अलग फॉर्मूला यूज होगा, और अगर अर्निंग्स के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रोथ है तो उसके लिए सेपरेट फॉर्मूला यूज होगा। सर सिंपल सा फॉर्मूला है, शेयर प्राइस पर शेयर निकालना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर मैंने निकाली, टारगेट कंपनी की, ठीक है, ये एक टारगेट कंपनी है, टारगेट कंपनी मेरी ORL है, ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड, तो उसकी अर्निंग्स को मैंने क्या किया, उसकी अर्निंग्स को मैंने देखा कि मेरे पास ये ORL है। अब उसमें मेरे पास एक और फैक्टर अर्निंग यील्ड का। व्हाट इज अर्निंग यील्ड सर, जिस तरह मेरे पास पी की रेशियो में प्रॉक्सी का पी की रेशियो था, इस तरह मेरे पास अर्निंग यील्ड के अंदर भी प्रॉक्सी का अर्निंग यील्ड है, क्योंकि मैं एक अनलिस्टेड कंपनी की वैल्यू कराना चाह रहा हूँ, यूजिंग द बेंचमार्क ऑफ लिस्टेड कंपनी। मैं दोबारा मार्केट में गया, मैंने वही एग्जांपल रखी ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड की, और मैंने क्या किया, मैंने देखा सिंपल कि उसका लिस्टेड कंपैरेटर या उसकी इंडस्ट्री का एवरेज अर्निंग यील्ड कितना है, ठीक है, तो ये दिस इज EY, दिस इज अर्निंग यील्ड प्रॉक्सी का, ठीक है, और प्रॉक्सी आपको पता है टारगेट से डिफरेंट है, लेकिन सेम इंडस्ट्री का पार्ट है। और EPS किसकी सर, टारगेट कंपनी की, जिसको मैं एक्वायर करना चाह रहा हूँ, जिसकी अर्निंग्स को मैं एक्वायर करना चाह रहा हूँ, उसकी अर्निंग से मैं इसको कंपेयर करूंगा। फॉर्मूला क्या है, EPS ऑन EY, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी यूजिंग अर्निंग यील्ड मेथड। अगेन अब पर शेयर की वैल्यू तो निकाली, टोटल वैल्यू कैसे निकालूंगा सर, इस EPS की जगह टोटल अर्निंग्स कर दें, सिंपल, टोटल अर्निंग्स करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल वैल्यू पे आ जाऊंगा। दिस फॉर्मूला इज फॉर विदाउट ग्रोथ, मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि अर्निंग्स कांस्टेंट है, अर्निंग्स में कोई ग्रोथ नहीं है। सर इसको अगर आप विद ग्रोथ में कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले को, तो जस्ट लाइक DVM, जिस तरह डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में पढ़ा था, ये फॉर्मूला उसी को रेप्लिकेट कर देगा, उसी को रिजेंबल कर देगा पूरा, और एक्जैक्टली सेम चीज इसमें उठ के आ जाएंगी। पर शेयर निकालनी है तो आपने क्या करना है, अर्निंग पर शेयर टारगेट की, और उसमें ग्रोथ रेट 1+D डिवाइडेड बाय अर्निंग यील्ड माइनस ग्रोथ रेट, ये पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी इन केस ऑफ ग्रोथ। और अगर टोटल वैल्यूएशन निकालनी है, आपने टोटल वैल्यूएशन निकालनी है, तो अर्निंग पर शेयर विल रिप्लेस विद द टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी यहाँ पे विद ग्रोथ, और नीचे EY माइनस D। इट इज सेम एज अ DVM, अगर DVM पे ग्रिप होगी तो ये फॉर्मूलेज आपके लिए इतना मसला क्रिएट नहीं करेंगे, और ये विद ग्रोथ का फॉर्मूला है। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं कि अर्निंग यील्ड मेथड से हम कैसे एक कंपनी की वैल्यू निकालते हैं। एग्जांपल वही सेम, एबेट कंपनी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर है, ऑयल रिफाइनरी सेक्टर में जा रही है, अनलिस्टेड कंपनी की वैल्यूएशन करना जा रही है, उसको एक्वायर करना चाह रही है, ठीक है, ये मेरा टारगेट कंपनी है। अगर अब टारगेट कंपनी की EPS कितनी है, 20 रुपए पर शेयर, ठीक है ना, 20 रुपए पर शेयर की EPS है, और अर्निंग यील्ड 10% है। प्रॉक्सी का मतलब सर, मैंने उस कंपनी की इंडस्ट्री में एक लिस्टेड कंपनी थी, सेम बिजनेस में लिस्टेड कंपनी थी, उसका मैंने अर्निंग यील्ड ले लिया, अर्निंग यील्ड एक नंबर है, या फिर मैंने उसकी इंडस्ट्री का एवरेज अर्निंग यील्ड ले लिया, which is 10% right now in my example। और मेरी लिस्टेड कंपनी कौन सी सर, PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, वो एग्जांपल मैंने रखी है। तो सर मैंने क्या किया, सिंपल पर शेयर वैल्यू निकालने के लिए मैंने अपनी टारगेट कंपनी की EPS को डिवाइड कर दिया प्रॉक्सी के EY से, प्रॉक्सी के अर्निंग यील्ड से, तो मेरे पास 200 पर शेयर की वैल्यू आ गई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ORL, एक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। सर मुझे अगर टोटल वैल्यू चाहिए थी तो मैं क्या करता, EPS को रिप्लेस कर देता टोटल अर्निंग से। टोटल अर्निंग्स किसकी, टारगेट कंपनी की, ORL की, तो टोटल अर्निंग आ जाती। सर मैंने यहाँ भी ओवरस्टेटेड लिखा है, बिल्कुल
आप डेफिनेटली अब आप एक कंपेयर कर रहे हैं, एक लिस्टेड कंपनी के बेंचमार्क को कंपेयर करके आप एक बिल्कुल प्राइवेट कंपनी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सर वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे प्रोस्पेक्ट्स, वो गुडविल, वो रेपुटेशन, वो इन्वेस्टर बेस, वो पास्ट परफॉर्मेंस, वो सब चीज उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो डेफिनेटली दिस वैल्यू नीड्स अ डिस्काउंट फर्दर। इस वैल्यू को मजीद डिस्काउंट की जरूरत है उन फैक्टर्स के लिए जो फैक्टर्स उस वो बेनिफिट उसके पास मौजूद है। तो सर हमें डिस्काउंटिंग हमारा पर्पस यहाँ पे नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट द फाइनल वैल्यू, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द वैल्यूएशन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द वैल्यूएशन। फिर इसमें डिटेल मजीद डिस्काउंट्स लगेंगे और उस वैल्यू को उस अनलिस्टेड कंपनी की औकात के बराबर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ग्रोथ ऐड करता हूँ, ठीक है, 20 रुपए की अर्निंग थी और अज्यूम करता हूँ 5% ग्रोथ अर्निंग में रहेंगे, तो सर एग्जांपल में क्या आपको ग्रोथ इंक्लूड हो जाएगी, 20 प्लस 1.5 का ग्रोथ रेट आ जाएगा और अर्निंग यील्ड माइनस ग्रोथ रेट आ जाएगा, तो ये 420 रुपए पर शेयर आ जाएगी। अब देखिए सर आपने पहले विदाउट ग्रोथ 200 रुपए पर शेयर निकाली थी, अब आपने ग्रोथ ऐड कर दी 5% की, तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस भी कितनी बढ़ गई, 420, 220 रुपए से शेयर प्राइस बढ़ गई। और ये प्राइस भी ओवर स्टेटेड है, उसकी वजह ये है कि आपने एक बेंचमार्क से एक बिल्कुल अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी को कंपेयर किया हुआ है एक लिस्टेड बेंचमार्क से। तो दिस इज वेरी इजी, इसमें कोई मसला नहीं है, बस फॉर्मूले पे ग्रिप होनी चाहिए और पीछे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। अर्निंग यील्ड मेथड भी कवर कर लिया हमने सर। नाउ कमिंग बैक टू द डिविडेंड यील्ड मेथड, जो लास्ट हमारा इनकम बेस्ड वैल्यूएशन का मेथड है, डिविडेंड यील्ड मेथड। सर सिंपल सा फॉर्मूला है, शेयर प्राइस क्या कैसे निकलती है, पर शेयर प्राइस कैसे निकलती है यूजिंग डिविडेंड यील्ड मेथड। आप लेते हैं टारगेट कंपनी का डिविडेंड पर शेयर, जिस तरह आपने ईपीएस पर शेयर लिया ना अपना, इसमें अर्निंग यील्ड और उसमें पी रेशियो के अंदर, अर्निंग यील्ड के अंदर आपने ईपीएस लिया, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने डीपीएस लेना है, डिविडेंड पर शेयर, कि टारगेट कंपनी का डिविडेंड पर शेयर कितना है, डिवाइड कर दो डिविडेंड यील्ड से, डी वाई से। तो डिविडेंड यील्ड किसका होगा, प्रॉक्सी का होगा। प्रॉक्सी के पीछे दो बातें याद आनी चाहिए, या तो उसकी कोई लिस्टेड कंपनी, इसकी कोई लिस्टेड कंपनी का डी वाई डिविडेंड यील्ड, या उसकी इंडस्ट्री का एवरेज डी वाई। ठीक है, आपने इसको डिवाइड करना है, यू विल गेट द पर शेयर प्राइस ऑफ योर अनलिस्टेड कंपनी। एग्जांपल सेम रखिए, एबिट कंपनी एक्वायर कर रही है ओआरएल को, विच इज अनलिस्टेड कंपनी, डी मेरा टारगेट है, और इसका प्रॉक्सी का है पीआरएल है, लिस्टेड कंपनी है, और इसका मैंने यूज कर लिया डीवाई विच इज 5% इन एग्जांपल, और 2 रुपए डिविडेंड मेरी कंपनी का है डीपीएस जो हमारी ओआरएल है, उसको मैंने डिवाइड किया तो 40 रुपए पर शेयर प्राइस आ गई, विच इज अगेन ओवर स्टेटेड, यू नो द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, और अगर मुझे टोटल वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा सर, मैं इस डिविडेंड पर शेयर को नहीं करूंगा, मैं टोटल डिविडेंड को कर दूंगा। टोटल डिविडेंड को चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो दिस इज द इजीएस्ट पार्ट इन वैल्यूएशन, आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, बस फॉर्मूलेस पे ग्रिप होनी चाहिए और पीछे लॉजिक्स पता होनी चाहिए। अगर इसमें कोई थ्योरेटिकल पार्ट भी आ जाता है तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। थ्योरेटिकल सवाल ये भी बन सकता है कि यार ये वैल्यू, व्हाई दिस वैल्यू इज ओवरस्टेटेड, ठीक है ना, क्या ये वैल्यू बिल्कुल अप्रोप्रिएट है जो आप निकाल के ला रहे हैं, तो आपको इसको क्रिटिसाइज करना है, आपको इसको क्रिटिसाइज करना है, बताना है कि ये वैल्यू अप्रोप्रिएट नहीं है ड्यू टू द फैक्टर्स दैट आई डिस्कस्ड राइट नाउ, और फिर आपको बताना है कि इस वैल्यू में फर्दर डिस्काउंटिंग की जरूरत है, फर्दर एडजस्टमेंट की जरूरत है टू मेक इट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द कंपनी। सर मूविंग फॉरवर्ड, इन सब चीज सारे जो इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल हैं, क्योंकि ड्रॉबैक्स वगैरह हैं, ड्रॉबैक्स क्या है सर, जिस तरह रिस्क एडजस्टेड वैक के अंदर हमारे सबसे बड़ा मसला यह था प्रॉक्सी फाइंड आउट करना, इसमें भी यही है, इसमें हम बार बार प्रॉक्सी कर रहे हैं, सबसे पहला मसला क्या आ गया, प्रॉक्सी का आ गया कि प्रॉक्सी सूटेबल प्रॉक्सी तो मिले जो उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करे, जो उस सैंपल जो है ना वो हमारे एक टारगेट कंपनी को रिप्रेजेंट करे, उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर तो बने। सबसे बड़ा मसला प्रॉक्सी का, चाहे वो पी रेशियो, ईवाई हो या डीवाई हो, ठीक है, अर्निंग यील्ड हो, डिविडेंड यील्ड हो या प्रॉक्सी, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो भी आपको प्रॉक्सी का चाहिए, डिविडेंड यील्ड भी आपको प्रॉक्सी की चाहिए, अर्निंग यील्ड भी आपको प्रॉक्सी की चाहिए, और प्रॉक्सी निकालना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम। तो ये तो एक टॉपिक हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज अगेन हमारे डिस्कशन का पार्ट बन गई कि जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू सही नहीं है, जो वैल्यू आप निकाल के ला रहे हो, एक लिस्टेड कंपनी को आप कंपेयर कर रहे हो, उसके नंबर्स को कंपेयर करके आप एक लिस्टेड कंपनी को एक अर्श वाली कंपनी को आप फर्श वाली कंपनी से कंपेयर करके वैल्यू साइन कर रहे हो, तो सर दिस वैल्यू इज नॉट अप्रोप्रिएट, इट नीड्स फर्दर एडजस्टमेंट्स, इट नीड्स फर्दर डिस्काउंटिंग्स। तो दूसरा आपका टॉपिक यही बन गया डिस्कशन करते हैं, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड इन वैल्यूएशंस फॉर अनलिस्टेड कंपनी। क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनीज यूज द प्रॉक्सी, आप एक लिस्टेड कंपनी के बेंचमार्क को यूज करके एक प्राइवेट कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हो, तो सर दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट टू असाइन द डायरेक्ट वैल्यू, आपको उसको मजीद डिस्काउंट करना पड़ेगा, उसको उसकी औकात पे लाना पड़ेगा, तब जाके उसकी वैल्यू अप्रोप्रिएट असाइन होगी। तो इसके टॉपिक्स हो गए, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर अब फर्दर हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी के अंदर हमने एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल देखा, कैश बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल देखा, और फर्दर फिर हमने इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल में 3 चीजें कवर की। सर अब हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे की जाए। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन सर
अगेन हर चीज को हमें वैक से लेके चलना है, क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक है ना हमारा वैक से रिजेंबल होकर आ रहा है। तो वैक के अंदर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन किस तरह करता था? वैक के अंदर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की क्या निकालता था? कॉस्ट निकालता था। सर वैक के अंदर मेरा फॉर्मूला था केपी इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड पी नॉट। मुझे निकालना होता था केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और ये सब चीजें मुझे गिवन होती थी। डिविडेंड दिया हुआ होता था, पी नॉट दिया होता था। पी नॉट क्या था? प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो एक्स डिविडेंड प्राइस होती थी, ईयर जीरो की प्राइस होती थी, जो करंट प्राइस होती थी। सर अब मैं वैक से ट्रांजेक्शन करके आ रहा हूँ वैल्यूएशन के अंदर, तो मैंने क्या किया, फॉर्मूले को सिर्फ रीअरेंज कर दिया। मैंने इसको यहाँ फेंका, इसको यहाँ फेंका। मैंने क्या किया, पी नॉट को लेफ्ट हैंड साइड पे फेंक दिया और केपी को राइट हैंड साइड पे फेंक दिया। तो मेरा फॉर्मूला निकल गया, ये आ गया पी नॉट इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई केपी। अब सर मैं वैक में केपी निकाल रहा था, मुझे वैल्यूएशन के अंदर केपी दिया हुआ होगा। जब मुझे कॉस्ट दी हुई हो ना प्रेफरेंस शेयर्स की, तो इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द बिजनेस वैल्यूएशन। और जब मुझे प्राइस दी हुई हो प्रेफरेंस शेयर्स की, मार्केट वैल्यू दी हुई हो, तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ वैक। यही चीज आइडेंटिफाई करनी है हमें, इसी तरह चल रहा है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़हनों में बैठ जाए कि सवाल फिर कहाँ से उठ के आएगा। तो सर अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पी नॉट निकालना है। सिंपल, डिविडेंड मैंने लिया, पर शेयर, हर चीज को पर शेयर रखना है और डिवाइड करना है केपी से। ये सब चीज आपको दी हुई होंगी, यू विल गेट द मार्केट वैल्यू ऑफ योर प्रेफरेंस शेयर, दैट इज 0.5 पर शेयर। इसको मैं क्या कहूंगा सर, करंट शेयर प्राइस, एक्स डिविडेंड एंड द ईयर जीरो प्राइस। मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक इन द वैल्यूएशन। आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर आपका वैक स्ट्रॉन्ग है, आपका वैल्यूएशन बहुत अच्छा आ जाएगा। और अगर आपको वैक से वैल्यूएशन का ट्रांजिशन पता है, फिर तो इसमें कोई एरर का चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आई होप चीजें हमने इक्विटी की पूरी कवर कर ली है। हमने प्रेफरेंस शेयर्स को भी देख लिया, हमने इनकम बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल्स भी देखे इसके अंदर। हमने इससे पहले सारे जो एसेट इक्विटी के मॉडल्स थे जो हमारे दिए हुए थे, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर हमने बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एनआरवी मेथड देखा। इसके अलावा हमने कैश बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर जो था हमारा डीसीएफ वैल्यूएशन था, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल था, ये सब चीजें हमने कवर की इसके अंदर। तो सर चीजें कवर्ड है, आप इसको चीजों को रिवाइज करें, देखें चीजों को। अगर कोई क्लैरिटी इसमें नहीं है इक्विटी के पूरे वैल्यूएशन के अंदर, पूरे एरिया के अंदर, तो आप डेफिनेटली ग्रुप पे अपने क्वेरीज को पोस्ट करें। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डेट की वैल्यूएशन के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।